इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 4 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये लास्ट वीडियो इस टॉपिक की। सभी पॉलिसीज इस चैप्टर के डिस्कस हो चुके हैं हमारी। अभी हमने पढ़ना है कि इनका कंपैरिजन करना है कि हमें इसके गुड इम्पैक्ट, इसके मेरिट्स क्या मिली और इसके डीमेरिट मतलब कि इसके नुकसान क्या हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरिट मैंने नोट डाउन किए हैं, पहले वो मेरिट को डिस्कस कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वाइब्रेंट इकोनॉमी। ठीक है, आज़ादी के टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड इकोनॉमी। और सबसे अच्छी इकोनॉमी उस टाइम पे कौन सी होती थी? बैकवर्ड, अंडर डेवलप या फिर वाइब्रेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी हमें वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरफ हम लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लेकिन वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरफ आ गई तो ये अच्छी पॉइंट मतलब कि अच्छी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में तो यही लिखना आपने कि हमारी इकोनॉमी ने जो है वो काफ़ी ग्रोथ कर ली। दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पहले आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक दो इंडस्ट्री थी इंडिया में। उसके बाद फिर जो न्यू पॉलिसीज बनी उन सभी पॉलिसीज को, इंडस्ट्री को किसने रन किया? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट से उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकी। तो जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बननी शुरू हुई, सभी प्राइवेट सेक्टर आगे आने शुरू हुए, तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री बननी शुरू होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनने के बाद इंडस्ट्रीज़ की गिनती बढ़नी शुरू होगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी शुरू होगी और इसके साथ ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज होनी शुरू होगी। ठीक है, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री में क्या होगा? प्रोडक्शन ही होगी ना, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लग गई। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो हमारे देश को प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया। तो इस सभी का रिजल्ट क्या निकला कि हमारी जीडीपी हाई होने लग गई, हमारी जीडीपी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, जब जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? कोई डाउट है इसमें? चलिए थर्ड पॉइंट, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। देखिए पहले टाइम पे क्या होता था, जो हम फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को काफ़ी सारा नुकसान होता था कि हमारी गवर्नमेंट एक तो टैक्स वगैरह नहीं इकट्ठा कर पाती थी। मैंने आपको बताया था कि टैक्स पॉलिसीज हमारी अच्छी नहीं थी, तो गवर्नमेंट को हमेशा हर बार बहुत सारा नुकसान हो जाता था। और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन दूसरे देशों से ले रखा था, तो जो बहुत थोड़ी बहुत अगर इनकम आती भी थी वो दूसरे देशों को लोन रीपे करने में, इंस्टॉलमेंट रीपे करने में चली जाती थी। ठीक है, तो मतलब कि लेकिन फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा होता था कि एस्टिमेट मुझे इस साल इतनी इनकम आएगी, वो उतनी इनकम आती नहीं थी। ठीक है, तो थैंक्स टू एलपीजी पॉलिसी इसने बहुत अच्छा हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करके दिया। 1991 के टाइम पे जो हमारे देश को फिस्कल जीडीपी का नुकसान हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट हो रहा था हमारी जीडीपी को, वो 8.5% था। अब उसके बाद लास्ट डेट है 2011-12 का, उसमें ये कम होकर 2.6% पे आ गया। ठीक है, क्योंकि टैक्स वगैरह हमने अच्छे कर दिए थे। समझ रहे बात ये? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है चेक ऑन इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई का होना। ठीक है, देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो महंगाई कम होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना इस पॉइंट को हमने, 1991 के टाइम पे समोसा कितने का होगा? 1, 2, 3 पैसे का होगा, लेकिन उसके बाद 2011-12 में आज तो 15 रुपये का हुआ है एक समोसा। तो महंगाई कम तो नहीं हुई। तो ये वो वाली महंगाई की बात नहीं कर रही है, किसी और महंगाई की बात कर रहे हैं। वो कौन सी महंगाई है वो समझते हैं। इन्होंने बोला कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने के बाद इन्फ्लेशन कम हुई है। इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प के साथ। पहले क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह पे सेम टू सेम होते थे, और वो कौन डिसाइड करती थी? आरबीआई। आरबीआई बताती थी प्राइवेट कमर्शियल बैंक को कि आपने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। अब इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हमने क्या बोला कि इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ गई, तो कमर्शियल बैंक को पावर मिल गई कि वो इस लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, लेकिन इससे कम ले सकते हैं। तो जब लोगों को लोन आसानी से मिलना शुरू हो गया, तो इसके साथ इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो भी मतलब कि इंक्रीज़ होनी शुरू होगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होनी शुरू होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन का लेवल हाई होता जाता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल हाई होता है वैसे वैसे महंगाई जो है वो कम होती जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया अब ये? ठीक है, दूसरी महंगाई थी वो वाली नहीं जो हम समझ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ गया कंज्यूमर सवर्जिनिटी। कंज्यूमर सवर्जन का मतलब क्या होता है? +1 में भी था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, अपनी मर्जी का मालिक होना। मतलब कि एलपीजी के आने के बाद जो हमारे कस्टमर थे, कंज्यूमर हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हो गए। मतलब कि जिस चीज़ की वो चाहत करते थे उनको वो चीज़ मार्केट से मिलनी शुरू होगी।
कैसे मिलनी शुरू होगी, वैरायटी ऑफ गुड्स आनी शुरू होगी। वैरायटी ऑफ गुड्स क्यों आने लगे, पहले तो ओनली गवर्नमेंट बनाती थी, अब प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे लोग बनाने लगे, मार्केट पूरी भर गई दुकानों के साथ, ठीक है, फास्ट फूड के साथ और चीज़ों के साथ। सेकंड पॉइंट हमारे पास है फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हमारी इंडिया में आके, जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह, डोमिनोज का बर्गर, बर्गर किंग का बर्गर, बर्गर बार का बर्गर, सारा कुछ मतलब कि इंडिया में आना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट हमारे पास है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई होना शुरू हो गया। कैसे हाई होना शुरू हो गया, जो पुराने टाइम पे हमारे लोग थे वो सेम बहुत पुअर क्वालिटी के मतलब कि कपड़े वगैरह पहनते थे। अगर कोई शाहूकार भी है फिर भी उसने धोती चादर वगैरह वही पहनना है, ठीक है। लेकिन जैसे फॉरेन के लोग आने शुरू हो गए, अब हमें समझ आ जाता है कि ये लोग पढ़े लिखे कैटेगरी के हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल है, कोट पैंट पहना होगा, टाई वगैरह लगाई होगी, आगे सब लोग सेम तरह के रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज इन फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर एक देश अपने पास फॉरेन की कुछ ना कुछ करेंसी रखता है और ये हमेशा होनी भी चाहिए। हमारे इंडिया का इतना बुरा हाल हो गया था जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया, उसमें सबसे बड़ा हाथ इसी पॉइंट का है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी का होना, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का खर्चा बचा था, तो लेकिन जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हमारे पास ये काफ़ी इंक्रीज होनी शुरू होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सेवंथ पॉइंट है नेक्स्ट हमारे पास फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इस चीज़ को ना बच्चे थोड़ा लॉजिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ मेरा प्राइवेट सेंटर है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मेरे पास ज़्यादा इनकम होगी, तो इनकम का कुछ हिस्सा तो मेरे खर्चे ही हैं। मान लो आपको पढ़ाने के लिए 10,000 का मेरा खर्चा है और अगर मैं 12-13 हज़ार रुपये आपसे कमा रहा हूँ तो ये उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे मैं कभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 10,000 तो खर्चा ही है, 2-3 हज़ार तो मेरी बेसिक नीड भी नहीं पूरी हो पाएंगी। अगर मैं 10,000 खर्चा करके 50,000 भी आप लोगों से कमा रहा हूँ, फिर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसे बच रहे हैं, तो 10,000 खर्चा करके जो 50,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो जो 40,000 को हम सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। 40,000 में से 10-15 हज़ार मेरा खर्चा होगा, बाकी 20-25 हज़ार जो है वो हमारा सरप्लस है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, एलपीजी पॉलिसी से पहले क्या होता था कि हमारे पास सरप्लस की कमी रहती थी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पाती थी। हमारे ऊपर बैरियर थे, लाइसेंस के बाद कोटा बैरियर था एक, जिसने पूरी तरह हमें निचोड़ के रखा हुआ था, वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट करने नहीं देता था। तो इसीलिए सरप्लस की कमी होने की वजह से हम लोग री इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया, जब से वापस न्यू पॉलिसीज आई, तो आफ्टर इन पॉलिसीज के बाद हमारा सरप्लस भी इंक्रीज हो गया और हमारी री इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। हमारे पास 8th पॉइंट है, 9th पॉइंट है, ये अंडरस्टैंड आप इजीली कर सकते हो। इसमें क्या, इसमें बोला गया है रिकॉग्नाइजेशन एज एन इमर्जिंग पावर। हमने इंडिया को एक इमर्जिंग पावर में रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। मतलब कि जो इंडिया था, जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं वो हमेशा नालायक रहते हैं, वो नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सेवा होने के बाद वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी लालच मिलने के बाद वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन सुना रहे होते हैं, तो उसके साथी क्या बोलते हैं, यार इसने पढ़ना शुरू कर दिया, ये अब इंटेलिजेंट होते जा रहा है, ऐसे ही होता ना। तो ऐसे ही दूसरे देशों ने इंडिया के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है कि इंडिया में करो। इंडिया ने भी ग्रोथ करनी शुरू कर दी, इंडिया से बिजनेस करना शुरू करो, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी, देश ने बड़ी कंपनी लगानी है, जाके फटाफट इंडिया में लगाओ। तो मतलब कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी बाहर बातें होने लगी, इमर्जिंग पावर में ये भी कंसिडर होने लग गया। लास्ट पॉइंट है हमारे पास शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटेटिव मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है, सिंगल कंट्रोलर। इसका सिंगल कंट्रोलर कौन था हमारी इंडिया में, ओनली गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को हम सरकार खुद पीछे हो गए, वो आगे इसने किसको कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को, फॉरेन की मार्केट को। प्राइवेट सेक्टर का आपस में प्राइवेट के साथ कंपटीशन हो गया, फिर वहाँ से फॉरेन भी आ गया, तो सभी लोगों का आपस में कंपटीशन रहा। तो कस्टमर ने क्या बोला कि जिसकी वैरायटी ज़्यादा अच्छी होगी हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये तो थे कुछ हमें जो इसके बेनिफिट मिले हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हुए होंगे, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास डीमेरिट्स हैं जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई उनके, ठीक है। देखो फ़ायदे और नुकसान दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, वो इसके कंक्लूजन में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं हमें समझाने जा रहा था, इसका सबसे पहले डीमेरिट हमें क्या हुआ, आपके हिसाब से क्या नुकसान हुआ जो हमने यहाँ पे पढ़ा है एलपीजी पॉलिसीज़ में। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किसको दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अब लोग या तो एग्रीकल्चर में बिजी रहेंगे या इंडस्ट्री में बिजी रहेंगे, तो लोग इंडस्ट्री से निकल के कहाँ पे चले गए, इंडस्ट्री में। या फिर जो लोग एग्रीकल्चर में रह रहे थे उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी थी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे देश की मेजोरिटी मोर देन 70% लोग जो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट थे उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पॉलिसीज़ में क्या किया गया, एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया। क्यों निगलेक्ट कर दिया, हमने थीम ये बनाया, हमारे जो भी उस टाइम पे मिनिस्टर वगैरह थे उन्होंने बोला कि अगर जीडीपी की ग्रोथ करनी है तो एग्रीकल्चर से अगर करते जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर जीडीपी की ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्री को साथ लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। आपको टारगेट समझ में आ गया। तो इसी बात में यहीं से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के साथ पार्शियलिटी की है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग इंडस्ट्री को लेके जीडीपी ग्रोथ करने निकले थे और यहाँ पे एग्रीकल्चर निगलेक्ट होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए, अर्बन कंसंट्रेशन। अर्बन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अर्बन की तो ग्रोथ होगी लेकिन रूरल वहीं के वहीं रह गए। कैसे रह गए, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में फॉरेन से दूसरी कंट्री भी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती हैं। तो जितने भी फॉरेन से, अब चाइना में कोई एक बंदा बैठा उसने बोला मैंने इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ पे, शहर में लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि शहर पे पहले से रोड बना हुआ है, शहर में पहले से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत हाई होगा, लोगों के पास पहले से पैसा होगा। तो अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंस है, अर्बन पहले से ही थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब जब फॉरेन मार्केट वहाँ पे आ गई तो उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी और रूरल और पीछे रह गया, ये भी एक नुकसान हुआ। तो अर्बन कंसंट्रेशन में क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में आई थी उन्होंने रूरल के ऊपर कोई फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया अर्बन के ऊपर और अर्बन का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी डिवीजन यहाँ पे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया एलपीजी, जो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई थी, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई। अब दो तरह की कंपनी होगी, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो इंडिया का बना हुआ है, और मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो फॉरेन का बना हुआ है। आप मुझे बताओ बिना प्रोडक्ट देखे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, इंडियन या फॉरेन, फॉरेन का प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो यही प्रॉब्लम वहाँ पे उस टाइम पे आ गई। उस टाइम पे क्या हुआ, जो फॉरेन का प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी को मिले 5 स्टार और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मिले 2 स्टार, क्योंकि इसकी क्वालिटी गुड थी और इसकी क्वालिटी पुअर थी। तो रिजल्ट पता ही होगा क्या हुआ होगा, हमारे लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट को खाना बंद कर दिया, प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर दिया, डोमेस्टिक जो फॉरेन प्रोडक्ट थे डिमांड इंक्रीज होगी और हमारी करेंसी, हमारा पैसा दूसरे देशों में जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगी, ठीक है। अब देखो मतलब कि कभी कभार जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी पास से जी नहीं देना, अब ये कितनी मतलब कि बेकार कमी निकाली इन्होंने बोला कि एलपीजी पॉलिसीज़ के साथ प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट किसका बढ़ा, ओनली प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर के तो खर्चे बढ़े हैं। अब किसी साइड पे तो हम लोगों ने जीना ही है, पहले बोले कि प्रोडक्शन नहीं हो रही है, प्रोडक्शन हो गया, अब हम बोल रहे हैं कि कस्टमर के जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। इस पॉइंट में वो बोलना ये चाहते हैं कि आगे लोगों के पास सेविंग्स रहती थी, क्योंकि पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुलचा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। अब तो हर घर शहर में मोड़ पे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पिज़्ज़ा बनाने वाला है, ठीक है। तो जब भी लोग घर से निकलते हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ पैसे मार्केट में खर्च करते हैं, तो लोगों के तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं और उनकी सेविंग पावर बिल्कुल डिक्रीज़ होगी। इस वजह से लोग इनसिक्योर हो गए अगर कभी कभार कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फ्यूचर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया, जो एलपीजी हमारे पास पॉलिसीज बन के आई, इन्होंने हमारे देश की ग्रोथ कर दी। ग्रोथ किसकी की, सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर की तो ग्रोथ हो गई, लेकिन जो फार्मिंग सेक्टर था, ठीक है, सर्विस सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, वो दोनों इंप्रूव हो गए। जो हमारा फार्मिंग सेक्टर था वो डाउन हो गया, मतलब कि हमारी फूड प्रोडक्शन नीचे आने लगी,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कल्चर इरोजन। कल्चर इरोजन कैसे हुआ? मैंने एक यूपी की एक लड़की का एक वो पढ़ा था, उसने एक न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल दिया था। वो बोल रही थी कि अगर किसी भी बच्चे को उसके कल्चर से तोड़ना है, उसको सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने लगा दो। जब बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ने जाएगा उसको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी लेकिन पंजाबी लिखनी नहीं आएगी, ठीक है। जब बच्चों को पंजाबी लिखनी नहीं आएगी वो अपने कल्चर से टूट जाएगा। अगर वो अपने कल्चर से एक बार सेपरेट हो गया तो आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप पंजाबी कल्चर के साथ कभी टच में आ ही नहीं सकती। डेफिनेटली हम पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। जब हमें लिखनी नहीं आ रही, हमें पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, जो मतलब कि टिपिकल लैंग्वेज में नॉवल वगैरह लिखे होते हैं, तो उस चीज़ से हम हमारे कल्चर से टूट जाते हैं। या फिर दूसरे एक, ये बहुत बड़ी मतलब कि एक प्लानिंग भी है। पूरा वर्ल्ड वाइड हमारे इंडियन प्रोडक्ट फेमस है, साग काफ़ी फेमस होता है। हमारे लोग शुरू से ही मतलब कि काफ़ी, अब तो धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। पुराने टाइम पे होता था कि जो लोग पहलवान है वो बहुत बड़े बड़े शरीर वाले पहलवान होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे पहलवानी कम होती जा रही है, ऐसी सिंगिंग, जो पुराने लोग सिंगर होते थे उनकी सिंगिंग में दम होता था, वैसे ही बस रोला रप्पा पाने वाले सिंगर आ रहे हैं लेकिन उनकी बातों में दम थोड़ा कम आ रहा है। वैसे ही हमारी कल्चर थोड़ी थोड़ी इरेज होती जा रही है, यहाँ पे ध्यान। वैसे ही हमारी कल्चर इरेज होती जा रही है। जब आप लोग फॉरेनर का प्रोडक्ट आप बोलते हो कि मैंने मार्केट में जाना पार्टी करनी है, कोक की बोतल ले आना, हमारी कल्चर में था लेमन वाटर, शिकंजी वगैरह पीना, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही हमारी कल्चर से टूटते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये थे इसके मेरिट और इसके डीमेरिट, ठीक है। आपने इसके मेरिट भी देख लिए, डीमेरिट भी देख लिए। मेरिट देखे तो लगा कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, नुकसान भी बहुत बड़े हैं। तो अब क्या किया जाए, एलपीजी पॉलिसी सही थी या गलत थी? देखो यहाँ पे अगर हम लोग 50-50 पे 70-30 पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ज़्यादा हम इसके मेरिट हुए, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर चीज़ आती है उसके नुकसान भी होते हैं और उसके बेनिफिट भी होते हैं। अगर आप नेगेटिव होकर हम सोचते रहेंगे कि इसका ये नुकसान है उसका वो नुकसान है, हम लोग कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। अगर हम इसके बेनिफिट की, इसके नेगेटिव की तरफ ध्यान देंगे तो हम लोग वापस कहाँ पे जाएंगे, 1991 पे चले जाएंगे। फिर तो हम और भी पीछे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर इतने से नुकसान हो गए लेकिन हम देश से काफ़ी आगे तो निकल आए ना, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों, देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप जितनी भी आपके पास केयर होगी, आपके पास उतनी ही टेंशन होगी। कभी कभार वो बीमार होगा तो वो टेंशन का मतलब कि उसका जो फेस होगा वो टेंशन वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये दोनों पहलू हैं, मेरिट और डीमेरिट। अगर हम डीमेरिट ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मेजर नहीं है, लेकिन बेनिफिट जो मिला है वो बहुत मेजर है, तो ऐसी एलपीजी पॉलिसीज़ हमें और भी ज़्यादा और भी अपडेटेड होकर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम ऐसी पॉलिसीज़ हमें मिल जाएं जो इन डीमेरिट्स को इम्प्रूव कर सके, ठीक है जी।